आदमी आदमी रहे ऐसा इंतज़ाम हो, पैरों में रास्ता हो और हाथों में उसके काम हो, हाथों में उसके काम हो। सभी साथियों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते हैं। सफलता की गाड़ी भले ही धीरे धीरे चलती हो, लेकिन वो तुम्हें सबसे खुशहाल जगह पर लाकर छोड़ती है। आपका आज का संघर्ष आपको आने वाले समय में एक बड़ी सफलता अवश्य दिलाएगा। आपको बस एक ईमानदारी से नई शुरुआत करनी है और मेहनत से लग जाना है। जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार सभी लोग शेयर मार दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत समास प्रकरण पर आधारित है। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपका, द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? राजा रानी, पीतांबर, त्रिभुवन, भूदेव। आप लोगों को अपना उत्तर विचार विमर्श करके सोच समझ करके करना है। इस प्रश्न का द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो विद्यार्थियों, क्या राजा रानी में द्विगु समास है? राजा और रानी, इसमें तो द्वंद्व समास होगा। क्या पीतांबर में द्विगु समास है? पीत है अंबर जिसका, अर्थात जिसके पीले वस्त्र हैं। यहाँ पर तो अन्य की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि बहुब्रीहि समास होगा। भूदेव, देव कैसा है? भू के समान। तो यहाँ पर भी क्या है? आपका द्विगु समास नहीं होगा। तो फिर आपका विकल्प कौन सा बचता है? विकल्प सी, त्रिभुवन। यानी त्रिभुवन जो आपका है द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची विशेषण का काम कर रहा है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। द्विगु समास की परिभाषा को आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान गए होंगे। द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा का काम करता है। फिर इसके बाद में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें है उसे आप लोगों को बताना है। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। शोकाकुल, शोक से आकुल, तो इसमें तो तत्पुरुष समास होगा, यानी ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। सर्वोत्तम यानी सभी में उत्तम, इसमें भी जो है आपका द्वंद्व समास नहीं है। वीर पुरुष, इसमें तो विशेषण विशेष्य है, अर्थात इसमें क्या है? कर्मधारय समास है, ये भी नहीं है। जो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है वो है आपका विकल्प डी, पाप पुण्य। इसका सामासिक विग्रह क्या बनेगा विद्यार्थियों? पाप और पुण्य। और द्वंद्व समास में आप जानते हैं क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, वहीं पर द्वंद्व समास होता है। इसी प्रकार आपके उदाहरण है रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता। और जबकि शोकाकुल, शोक से आकुल, अभी हमने बताया था, इसमें कर्ण तत्पुरुष है। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। फिर उसके उपरांत आपका अगला प्रश्न है, परमानंद शब्द में कौन सा समास हो सकता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। शब्द दिया गया है आपका परमानंद, तो क्या इसमें जो है उत्तर पद प्रधान है विद्यार्थियों? नहीं। क्या परम आनंद ये दोनों पद प्रधान है? नहीं। क्या परमानंद का परम जो प्रथम पद है अव्यय का काम कर रहा है? नहीं। तो आपका समास कौन सा होगा? विकल्प सी, कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है, उपमेय उपमान का भाव है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परम है जो आनंद, वही होगा परमानंद।
और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और उपमेय उपमान का संबंध हो अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहाँ ही कर्मधारय समास आपका माना जाएगा। हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान भी हो उसे कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो आप जान रहे हैं, हमने बार बार बताया है आपको, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान भी हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण हैं यथासंभव, प्रतिदिन, बार बार, आजन्म, हाथों हाथ, भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन इत्यादि। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। क्या होगा तत्पुरुष में यानी पंचवटी में? क्या इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। क्या इसका प्रथम पद अव्यय है? नहीं। क्या इसका उत्तर पद प्रधान है? नहीं। तो फिर सही आपका आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, द्विगु समास, क्योंकि पंचवटी का जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है और द्विगु समास वही होता है जिसका प्रथम पद यानी कि संख्यावाची होता है। इसके अन्य उदाहरण है नवरत्न, नवरत्नों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो आप देख रहे हैं दोनों उदाहरणों में प्रथम पद संख्यावाची है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ में आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर आप लोगों को देना है। तो शब्द आपके दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है? वनवास। तो वनवास का विग्रह क्या बनेगा? वन का वास। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। दान पुण्य, दान और पुण्य दोनों पद प्रधान हैं, द्वंद्व समास होगा। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में कौन सा? तीन नेत्र हैं जिसके, बहुब्रीहि समास होगा। और यथाविधि, यथा अव्यय का काम कर रहा है तो अव्ययी भाव समास होगा। इस प्रकार आपका मिलान हुआ। लेकिन हम लोग आगे देखते हैं इसका कूट के रूप में उत्तर क्या होगा सही? विकल्प बी आपका सही उत्तर माना जाएगा। और आपने इन उदाहरणों को देखा, वनवास, वन में वास, दान पुण्य, दान और पुण्य द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शंकर, बहुब्रीहि समास है। यथाविधि, विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, इसमें कर्मधारय समास है। फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। शब्द है आपका धनुर्बाण। क्या इसका उत्तर पद प्रधान है यानी बाण केवल? नहीं। क्या इसमें धनुर्बाण मिलकर के किसी अन्य की प्रधानता बता रहे हैं? नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। तो बचा आपका कौन सा? विकल्प डी, द्वंद्व समास। यानी जो धनुर्बाण आपका शब्द है तो इसका विग्रह क्या बनेगा? धनुष और बाण, उसे ही कहेंगे धनुर्बाण। आपको लगता है कि बाण नहीं होगा तो आप धनुष का क्या काम कर लेंगे? रखे रखे कोने में खराब हो जाएगा। जब बाण होंगे तभी आप धनुष का प्रयोग कर पाओगे। यानी दोनों की अपनी अपनी जगह पर उपयोगिता है, दोनों का अपना अपना महत्व है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। आप लोगों को अपना उत्तर फटाफट से करना है, विचार विमर्श करने। हमने आपको एक बार नहीं 50 बार बताया है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है।
और द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं विद्यार्थियों। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व समास। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, सदगत शब्द में कौन सा समास हो सकता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो इसमें सदगत शब्द में क्या विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा है? नहीं। क्या प्रथम पद अव्यय है? नहीं। क्या इसका प्रथम पद संख्यावाची है? नहीं। तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? सत्य की ओर गति, उसे क्या कहेंगे? सदगत। तो यहाँ की क्या है? कारक चिन्ह का प्रयोग, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और जब सामासिक पद बनता है तो विभक्ति चिन्ह का तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो शोकाकुल में क्या है विद्यार्थियों? उत्तर आपका, क्या शोकाकुल में विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। क्या शोकाकुल मिलकर के अन्य की विशेषता बता रहे हैं? नहीं। क्या शोकाकुल का प्रथम पद अव्ययवाचक है? नहीं। तो आपका समास कौन सा होगा उत्तर के रूप में? तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह क्या बनेगा? शोक से आकुल, उसे ही कहेंगे शोकाकुल। और शो क्या है? कारक चिन्ह है, जिसका यहाँ पर लोप हो गया है। और से किस में आता है विद्यार्थियों? करण तत्पुरुष में। फिर आपका अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास इनमें से होगा? यानी शब्द दिया गया है आपका अकाल पीड़ित, विकल्प हैं आपके कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित जो विद्यार्थियों आपका शब्द है, क्या इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। क्या अकाल और पीड़ित दोनों पद प्रधान है? नहीं। क्या अकाल पीड़ित मिल करके तीसरे की ओर संकेत करते हैं? नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, तत्पुरुष समास। और अकाल पीड़ित जो ये शब्द है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? अकाल से पीड़ित, और इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में विद्यार्थियों जो है अंतिम पद प्रधान होता है, हमेशा याद रखना। और इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अगले क्रम में फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं आपके, आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। किसमें है विद्यार्थियों द्वंद्व समास? तो वो है आपका विकल्प है आजकल। और आजकल का जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आज और कल। जब आज नहीं होगा तो कल कहाँ से आ जाएगा? और जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक मतलब जो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे कि और, या, जैसे ये चिन्ह जो हैं आपके योजक चिन्ह माने जाते हैं। इसी तरीके से जो है द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण हैं, रात दिन, रात और दिन, सीता राम, सीता और राम, माता पिता, माता और पिता। और दिन दिन में अव्ययी भाव समास है, रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है, वीर पुरुष में क्या है? कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। पुरुष कैसा है? वीर है। पुरुष की विशेषता क्या है? वीर। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगले क्रम में प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है। कौन सा समास है पर्णकुटी में? उसे हम लोग देखते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। आप लोगों को अपना उत्तर करना है, पर्णकुटी में समास कौन सा होगा? तो क्या विद्यार्थियों पर्णकुटी शब्द में पर्ण और कुटी दोनों पद प्रधान हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पर्ण और कुटी मिलकर के किसी तीसरे अन्य की विशेषता बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यानी बहुब्रीहि भी नहीं होगा। फिर आपका बचेगा क्या? विकल्प ए, तत्पुरुष समास। और जब इसका विग्रह करेंगे विद्यार्थियों तो क्या बनेगा? पत्तों की कुटी को कहते हैं पर्णकुटी। यहाँ आप देख रहे हैं की आया है, की क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, और यहाँ तत्पुरुष समास है। और
कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजन बोले तो इसका मुख्य उद्देश्य है। समास में कम से कम पदों का योग किया जाता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, क्या है, ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा। शब्द दिए गए हैं आपके विकल्प में, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। क्या है आपका शब्द ध्यान मग्न, तो इसमें कौन सा विद्यार्थियों समास होगा। जो आपका शब्द है ये ध्यान मग्न, तो क्या ध्यान ये अव्यय बोधक है, अव्यय का काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। फिर क्या ध्यान मग्न में विशेषण विशेष्य का भाव क्या हो सकता है? क्या इसमें उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है? नहीं, यानी कि कर्मधारय समास भी इसमें नहीं है। फिर ध्यान और मग्न मिल करके क्या ये तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं? तो बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। तो आपका बचा क्या? उत्तर के रूप में विकल्प सी तत्पुरुष समास। और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? ध्यान में मग्न, उसे ही कहते हैं ध्यान मग्न। और में क्या है इसमें? ये कारक चिन्ह है, विभक्त चिन्ह है। और में किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष में, यानी तत्पुरुष समास का एक भेद है, अधिकरण तत्पुरुष। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय शब्द जो विद्यार्थियों है, इसका अर्थ क्या होता है? जो कर्म को धारण कर लेता है उसे ही कहते हैं कर्मधारय। विकल्प इसमें आपके दिए गए हैं, अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो जो शब्द है आपका अंधकूप, तो क्या इसमें कर्मधारय समास है? कूप कैसा है? कुआं, कूप माने कुआं होता है। कैसा है? जैसे अंधा रास्ता कोई हो जिसमें कुछ भी दिखाई ना पड़ रहा हो, तो कूप की विशेषता क्या है? अंध। इसलिए इसमें क्या होगा विद्यार्थियों? कर्मधारय समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, इसमें जो है क्या है? तत्पुरुष समास है। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, इसमें जो है प्रथम पद संख्यावाची है, तो इसमें क्या होगा आपका? द्विगु समास। सुख दुख, सुख और दुख यानी दोनों पद प्रधान है, तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास। और उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प ए अंधकूप। इस प्रश्न का कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो है आपका अंधकूप। और कर्मधारय समास कहाँ होता है विद्यार्थियों? जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का भाव हो या फिर उपमेय और उपमान का बोध हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अंधकूप का विग्रह क्या है? अंध है जो कूप, यानी क्या है? कूप का विशेषण क्या है? अंध। क्या है? अंध। फिर अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास होगा। विकल्प हैं आप सभी के, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। शब्द दिया गया है यहां पर आपका अनुरूप। तो अनुरूप शब्द में विद्यार्थियों क्या विशेषण विशेष का भाव है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जो है इसमें उत्तर पद प्रधान है? नहीं। क्या इसका अनुरूप का प्रथम पद संख्यावाची है? कौन सी संख्या लगी है? नहीं लगी है। यानी जो अनुरूप शब्द है इसमें अनु क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, वही प्रधान होता है या उपसर्ग के रूप में होता है। अनुपसर्ग भी है विद्यार्थियों, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। और अनुरूप शब्द का जो है समास विग्रह क्या होगा? रूप के अनुसार, उसे ही कहते हैं अनुरूप। और अनु क्या है? ये उपसर्ग है और यही क्या है? प्रधान भी है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों, कुसुमाकर में कौन सा समास है। शब्द दिया गया है कुसुमाकर। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों? जो शब्द है आपका कुसुमाकर, क्या इसका उत्तर पद प्रधान है? नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष का भाव है? नहीं। क्या इसका कु जो लगा हुआ है अव्यय का काम कर रहा है? नहीं। तो उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प डी बहुब्रीहि समास। क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे कुसुमाकर शब्द का, तो क्या होगा? कुसुम है जिसका आकर, आकर माने खान या जन्म देने वाला,
तो कुसुम है जिसका आकर यानी कि कुसुम ना प्रधान है ना आकर प्रधान है, दोनों मिलकर के किसकी प्रधानता, किसी अन्य तीसरे की यानी बसंत की प्रधानता को बताया जा रहा है। कुसुम की आकर क्या है, खान क्या है, बसंत। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? विकल्प दिए गए हैं आपके, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो जो आपका शब्द है यहाँ पर रातों रात, क्या इसमें उत्तर पद प्रधान है? नहीं। क्या इसमें दोनों पद प्रधान है? नहीं। क्या इसमें उपमेय उपमान का संबंध है या फिर विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, अव्ययी भाव समास। और रातों रात का जो है सामासिक विग्रह क्या बनेगा? रात ही रात में, उसे ही कहते हैं रातों रात। और जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है और वही प्रधान भी होता है। फिर अगला प्रश्न है विद्यार्थियों आपका, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। तो जो आपके शब्द हैं विश्वविख्यात, विश्व में विख्यात यानी इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। फिर है आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित, ये भी है। हिमपात, हिम का पात। और जिसमें नहीं है तत्पुरुष समास वो है आपका विकल्प सी, विषधर। चूंकि जो विषधर है विद्यार्थियों, इसमें क्या है, जो विष और धर मिल करके ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी अन्य तीसरे की प्रधानता को बता रहे हैं। क्योंकि जो इसमें विषधर यह शब्द है, इसका विग्रह क्या बनेगा? विष को धारण करने वाला। तो ना विष प्रधान है ना धारण करने वाला, दोनों मिलकर के किसकी, विष को कौन धारण करता है? सर्प या भगवान शिव, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास होगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध बोले तो गलत है, उसे आपको खोजना है। भरपेट, अव्ययी भाव समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। दाल रोटी, दाल और रोटी दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। और इसमें भर क्या है? अव्यय है, अव्ययी भाव समास है, यानी ये तीनों बातें सही हैं। जो अशुद्ध है वो है आपका विकल्प डी, चाल चलन। इसमें जो है अव्ययी भाव समास बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जो चाल चलन आपका है विद्यार्थियों, जो शब्द दिया गया है, तो इसमें क्या है? चाल और चलन दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास आपका होगा। फिर इसके बाद में अगले क्रम में आपका प्रश्न है, पतझड़ में कौन सा समास होगा? शब्द है आपका पतझड़। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो पतझड़ में विद्यार्थियों क्या है? क्या विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। उपमेय उपमान का भाव है? नहीं। क्या इसका पतझड़ में जो पत लगा है या अव्यय है, उपसर्ग है? नहीं। फिर क्या पतझड़ का प्रथम पद संख्यावाची है? नहीं। तो जो बचेगा वही उत्तर होगा। क्या है? बहुब्रीहि समास। और इसका विग्रह क्या है? झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में वह, क्या बनेगा? झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में वह, यानी जिसमें पत्ते झड़ते हैं वही तीसरा यहाँ पे प्रधान होगा, अर्थात यानी कि ये किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का, पतझड़। फिर हम सभी लोग आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कूपमंडूक में किस समास की योजना है? शब्द दिया गया है आपका कूपमंडूक। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो कूपमंडूक में विद्यार्थियों जो आपका शब्द है, क्या कूपमंडूक दोनों पद प्रधान है? बिल्कुल नहीं। क्या कूप इसका जो प्रथम पद आया है अव्यय का काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या जो है इसका उत्तर पद प्रधान है? कतई नहीं। तो आपका जो बचेगा वही सही उत्तर होगा। बचा क्या है? विकल्प ए, बहुब्रीहि समास। कूपमंडूक किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जिसका ज्ञान सीमित हो उसे ही कहते हैं कूपमंडूक, यानी जिसको कहा जाता है दूसरे शब्दों में कुएं का मेढक। तो कुएं का जो मेढक होता है, अगर समंदर के मेढक को नहीं देखा है
तो उसको लगेगा हम ही लंबी लंबी उछाल मार रहे हैं। जब समंदर का मेढक आएगा तो तब कहेगा यार हमसे भी बड़े बड़े मेढक हैं जो हमसे भी बड़ी बड़ी उछाल मार लेते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मुंह तोड़ शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जो आपका विद्यार्थियों यहाँ पे शब्द दिया गया है मुंह तोड़, क्या जो मुंह लगा हुआ ये अव्यय का काम कर रहा है? नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष का संबंध है? नहीं। क्या मुंह तोड़ में प्रथम पद संख्यावाची है? नहीं। तो फिर कौन सा होगा? जो बचा वही आपका सही उत्तर है, विकल्प ए, तत्पुरुष समास। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? मुंह को तोड़ने वाला उसे ही कहते हैं मुंह तोड़। और को क्या है? इसमें कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और जो आपका तत्पुरुष समास विद्यार्थियों होता है उसका हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है और उसके साथ साथ में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ मुंह को तोड़ने वाला को लगा है, लेकिन जब मुंह तोड़ बना है तो यहाँ पर क्या है? को का लोप हो गया है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निर्दय में समास है। शब्द क्या है आपका? निर्दय। विकल्प हैं आपके कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो क्या बनेगा? निर्दय में क्या विशेषण विशेष्य का भाव है? बिल्कुल नहीं है। क्या दोनों पद प्रधान है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसका प्रथम पद संख्यावाची है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो बचेगा वही आपका सही उत्तर होगा। बचा क्या है? विकल्प डी, बहुब्रीहि समास। और निर्दय जो आपका शब्द है विद्यार्थियों, इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा? नहीं है दया जिसमें उसे ही कहेंगे निर्दयी। यानी क्या है? किसी अन्य की विशेषता या प्रधानता को यहाँ पे बताया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उस समास को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो विद्यार्थियों आप सब जानते हैं, हमने बार बार बताया है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में ना प्रथम पद प्रधान हो ना अंतिम पद प्रधान हो, दोनों मिलकर के किसी अन्य की प्रधानता को बताएं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यह शब्दों की पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अकृतम में कौन सा समास है? शब्द है आपका अकृतम। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो जो अकृतम शब्द है विद्यार्थियों, क्या इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है? उपमेय उपमान का भाव है? नहीं, यानी कर्मधारय समास नहीं होगा। क्या इसका जो है प्रथम पद अव्यय का काम कर रहा है? नहीं। क्या इसमें दोनों पद प्रधान है? नहीं, यानी द्वंद्व समास भी नहीं होगा। फिर जो बचेगा आपका वही सही उत्तर होगा। क्या है? विकल्प ए, तत्पुरुष समास। और अकृतम जो शब्द है विद्यार्थियों, इसका विग्रह क्या है? न कृतम। और इसमें नई तत्पुरुष समास है। नई तत्पुरुष समास ये क्या है? तत्पुरुष समास का एक भेद है। भेद यानी कि प्रकार है। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो वहाँ नई तत्पुरुष समास होता है। यानी जो यहाँ पर आ आया है न कृतम, यानी ये जो ना है ये क्या है? निषेध का, मना ही कर रहा है। यानी इसमें नहीं का बोध होता है। और ये समास जो है ये अन और आ से शुरू होता है, यानी ये जरूर पाया जाएगा, वहीं पर निषेध का वाचन होगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। विद्यार्थियों आप सभी का प्रश्न है, रसोई घर का समास विग्रह इनमें से क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, रसोई और घर। तो जब जो सबसे शुद्ध सामासिक विग्रह बनेगा विद्यार्थियों रसोई घर शब्द के लिए, वो आपका बनेगा विकल्प ए, रसोई के लिए घर। और के लिए विद्यार्थियों किस में आता है? करण कारक में, यानी इसमें करण कारक तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर होगा। फिर
आपका अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अपना उत्तर चयन करना है। मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्तचित्त। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो जिसमें आपका है तत्पुरुष समास विद्यार्थियों, वो विकल्प है आपका सी, पराधीन शब्द में कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास। और जो पराधीन आपका शब्द है विद्यार्थियों, हम लोग जब इसका विग्रह करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो इसका क्या बनेगा विग्रह? पर के अधीन। पर माने होता है दूसरे के अधीन, और के क्या है इसमें? ये कारक चिन्ह है। और काकी के किस में आता है? आपका संबंध कारक के चिन्ह है काकी के, यानी संबंध कारक तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास कहाँ होता है? जहाँ पर प्रथम पद गौड़ होता है, यानी प्रथम पद की कोई मान्यता नहीं होती है, और उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है, वहीं पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि अन्य उदाहरण से आप समझ सकते हैं, राजपुत्र, इसका सामासिक विग्रह क्या बनेगा? राजा का पुत्र। तो का इसमें क्या है? ये कारक चिन्ह है, ये भी संबंध कारक तत्पुरुष का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में समास प्रकरण से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे, आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो ऊर्जा का काम करता है। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।